दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन आप सभी का। आज जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आज आपको बताने वाला हूं, मात्र दुनिया के 5% लोग, ओनली 5% पीपल अक्रॉस द ग्लोब, 5% लोग हैं दुनिया के जो आज इस इंडस्ट्री को लेकर, इस टेक्नोलॉजी को लेकर, जिनके पास आइडिया है, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बारे में। अब आप ये सोचिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अभी दूंगा जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स आपको दिखेंगे। तो आप ये सोचिए कि आने वाले टाइम में 95% जो लोग आज बचे हुए हैं, उन लोगों को देर से भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत होना पड़ेगा, मजबूरी में, ये जानबूझ के। उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीजें आएंगी, ऐसी एप्लीकेशंस आएंगी जो उनको इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एंड जब ये अडॉप्शन उनकी लाइफ में आएगा, तो वहां पर आपको तब पता चलेगा, तब आज के दिन के लिए आप शुक्रिया अदा करेंगे कि आपको राइट टाइम पे इंफॉर्मेशन मिली। आप उन 5% लोगों का हिस्सा होंगे जो इस इंडस्ट्री में बहुत ही लीडिंग पोजीशन पे होंगे। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने अपने आप को इस प्रोजेक्ट में सहभागी बनने में एक डिसीजन लिया। एंड देन आपके अंदर वो ललक है कि आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। हम लोग बहुत ही कमिटेड हैं कि हर सैटरडे और हर ट्यूसडे को इस टाइप का प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं जो रूटीन बीओपी से हट के होता है। एंड वहां पर हम किसी एक टॉपिक को लेते हैं जिसको हम सिंप्लीफाइड तरीके से, हमें ये पता है कि हमारे पास यहाँ पर जितने लोग हैं, ये लोग मैक्सिमम लोग किसी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं। और उस बैकग्राउंड में इन लोगों का जो बैकग्राउंड है, वो कोई दुकानदार हो सकता है, कोई सर्विस वाला हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है। तो इन लोगों के पास अगर हम टेक्नोलॉजी लोडेड चीजें देंगे, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल वो नहीं होता है जो एक ब्लॉकचेन इंजीनियर है या ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है, उस वो टेक्निकल टर्म्स को समझता है। लेकिन एक आम आदमी तक उस टेक्नोलॉजी को पहुंचाना, एक आम आदमी तक उसकी भाषा में, उसकी सरलता के साथ पहुंचाना, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। तो वी आर रेडी फॉर दैट। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, कॉम्प्लिकेटेड इस टेक्नोलॉजी को, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है एंड आज की डेट में सबसे ज्यादा डिस्कस्ड टेक्नोलॉजी है, आज की डेट में सबसे ज्यादा गूगल टेक्नोलॉजी है, सबसे ज्यादा इसको गूगल किया जा रहा है। एंड इस टेक्नोलॉजी के बारे में आज सबसे ज्यादा वेव क्रिएट कर हो रही है मार्केट के अंदर। आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से आप जाके देखें, आप किसी प्रिंट मीडिया के माध्यम से जाके देखें, तो विल फाइंड की नंबर ऑफ प्लेसेस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जिक्र हो रहा है। तो ऐसा क्या है ये टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी की बारीकियों आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड होपफुली मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, और अगर ये विजिबल है तो मुझे एक बारी बता दीजिए सर। यस सर, यस विजिबल है, क्लियर। हमारे पास विनायक तिवारी जी, आप ही सहारा होते हैं, मतलब आप टाइम पे होते हैं, तो यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्राउड साइड्स। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से आप एक व्यक्ति हैं जो इस टाइम पे को होस्टिंग कर रहे हैं, और आप प्लीज मुझे बताते रहिएगा अगर कहीं पे कोई इंटरप्शन होता है तो। यस यस, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन जो मेरे नए साथी अभी जुड़े हैं। ये प्रोग्राम जो है केवल ज्वाइन लोगों के लिए है, वो लोग जो ऑलरेडी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं। तो आज हम लोग एक ऐसे एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं, एक ऐसे पहलू पे बात करने वाले हैं जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाला जो है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो मोटा मोटा पहले सरलता से समझते हैं, फिर उस कॉम्प्लिकेशन में हम लोग जाएंगे। ये वो फाउंडेशन है जिसमें वेब 3.0 की सारी एप्लीकेशंस, जितनी भी एप्लीकेशन आज जो हैं वो, और आने वाले टाइम में जो आएंगी वो सारी की सारी एप्लीकेशंस की जो फाउंडेशन होगी, जो धरती होगी, जिसके ऊपर जो किसको जो प्लेटफॉर्म होगा, वो होने वाला है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन, अनब्लॉकिंग द ब्लॉकचेन। आज इस कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी को हम लोग अनब्लॉक करने वाले हैं, यानी उसको एक्सप्लोर करके आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। अगर हम बात करें बहुत ही सिंपल सरल में, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हो। ऐसे भी व्यक्ति आज इस जूम कॉल का हिस्सा हो सकता है कि उसको ब्लॉकचेन की बहुत ज्यादा नॉलेज। तो आज इस प्रोग्राम को
जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो मैं सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरीके से ताकि एक बच्चा, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक दूसरे प्रोफेशन का व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई सरोकार नहीं है टेक्नोलॉजी से, वो भी समझ सके। बिकॉज एक्सपर्ट के लिए समझना इज क्वाइट इजी, ही इज ऑलरेडी नोइंग एवरीथिंग, बट एक नए व्यक्ति को सरलता के साथ समझाना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। एंड आज हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सिंप्लीफाइड करके मैं आप तक पहुंचा पाऊं। तो दोस्तों बात करते हैं ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ के समझने की कोशिश कीजिएगा कि ब्लॉक और चैन दो शब्द हैं, दो शब्दों से मिलकर एक टर्म बना जिसको बोलते हैं ब्लॉक और चैन। यतो नाम ततो गुण, ऐसा आपने सुना होगा, जैसा नाम होता है उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन उसके ऊपर आता है। कोई भी नाम इंडिकेट करता है उस चीज की फंक्शनैलिटी को, उस वो काम क्या करता है उसके हिसाब से उस नाम को रखा जाता है। तो अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन की, तो दो चीजों से मिलकर बना है ब्लॉक एंड चैन। ब्लॉक, जब आप ये शब्द को सुनते हैं तो आपके पास एक इमेज आती है। ब्लॉक्स क्या होते हैं? ब्लॉक मीन्स एक इस टाइप की चीज जो चारों तरफ से बंद है। ऐसे ब्लॉक्स आपने बचपन में खेले होंगे, जिससे एक कुछ आर्टिकल फॉर्म होता है, एक घर बनाना, गाड़ी बनाना और इस तरीके की चीजें के लिए ये ब्लॉक्स यूज होते हैं। ब्लॉक बाई ब्लॉक आप जो है कुछ चीजों को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि आप, एक ब्लॉक है, उसका मतलब एक छोटा बॉक्स जो दूसरे से कनेक्ट हो सकता है। एंड दूसरा होता है ब्लॉक, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया। ये आजकल का बहुत ही फेमिलियर टर्म है, उसको ब्लॉक कर दीजिए। नाउ ये दो शब्द, एक बॉक्स जो दूसरे से कनेक्ट हो सकता है उसको ब्लॉक बोलते हैं, ईंट जैसे होते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस, ब्लॉक। एंड देन ब्लॉक मीन्स किसी को रिस्ट्रिक्ट करना, किसी को पाबंदित करना। तो ब्लॉक मतलब पाबंदित करना और बॉक्स। एंड देन चैन मीन्स अ सीरीज। चैन का मतलब जैसे आपके सामने ये नीचे इमेज नजर आ रही है, सीरीज, सीरीज ऑफ छोटी छोटी यूनिट्स। तो ब्लॉक चैन का मतलब है ब्लॉक, उन बॉक्सेस की एक सीरीज, अ सीरीज ऑफ ब्लॉक्स इज कॉल्ड ब्लॉक चैन। एक सीरीज, एक चैन, ब्लॉक्स की चैन को ब्लॉक चैन बोलते हैं। ब्लॉक मतलब छोटे छोटे बॉक्सेस। तो आइए बात करते हैं ये बॉक्सेस क्या होते हैं। आज अगर मैं बात करूं आपको ब्लॉकचेन की, तो चार एलिमेंट्स आप दिमाग में रखिएगा। ब्लॉकचेन जो है वो मोस्ट सिक्योर है, बहुत ज्यादा सिक्योर है टेक्नोलॉजिकली। दूसरा, ब्लॉकचेन अगर हम बात करें तो एक बही खाता है, एक अकाउंट है। बही खाते का मतलब होता है जहां पर आप रोजमर्रा की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो बही खाता एक ऑनलाइन लेजर है, एक बही खाता है। दूसरा, ये सिक्योर है। तीसरा, ये ओपन सोर्स है, इसको देखा जा सकता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और या अलग अलग लोगों पर राइट होते हैं इसको देखने के लिए। एंड चौथा, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तो चार एलिमेंट्स हैं इस ऑनलाइन लेजर। दूसरा, ये डिसेंट्रलाइज है। तीसरा, ये ओपन सोर्स है और चौथा, ये मोस्ट सिक्योर है। तो इनको आप सीरीज को आगे पीछे कर सकते हैं, पर पहली चीज आप ये मान के चलें कि एक बही खाता, दूसरा ऑनलाइन बही खाता है, डिसेंट्रलाइज है, ओपन सोर्स है और बहुत ज्यादा सिक्योर है। तो इस तरीके से ब्लॉकचेन की फंडामेंटल चार चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें, थोड़ा हम देखते हैं कैसे ब्लॉकचेन काम करता है। ब्लॉकचेन का माय डियर फ्रेंड एक एल्गोरिदम होता है, एक मैकेनिज्म होता है। एक मैकेनिज्म यानी मशीन एक तरीके से काम करती है जो फ्रैक्शन ऑफ एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद एक ब्लॉक को बनाती है। एंड ये ब्लॉक का जो मेजर और मुख्य काम है वो काम है डेटा को स्टोर करना। ये बही खाते के तौर पे काम करती है, एक ऑनलाइन लेजर के तौर पे काम करती है। एंड यहां पर एक सर्टेन पीरियड के बाद एक बॉक्स बनता है।
एंड ये प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम का अपना एक एल्गोरिदम है। एंड ये एल्गोरिदम क्या करता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद एक बॉक्स बनाता है, एंड उस ड्यूरेशन में जो ट्रांजेक्शन हुई होती है वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर सेव हो जाती है। समझने की कोशिश कीजिएगा, उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर सेव हो जाती है, एंड फिर उसके बाद चूंकि वो प्रोग्राम एल्गोरिदम है, एक अगला बॉक्स बनता है, एंड फिर अगला बॉक्स, फिर अगला बॉक्स, और फिर अगला बॉक्स, और एक चैन ऑफ सीरीज जो है, दिस कॉल्ड ब्लॉकचेन, एक साधारण शब्दों में। नाउ जिस तरीके से एक आम आदमी की लाइफ का एक भगवान ने एक एल्गोरिदम हमारा फिक्स किया हुआ, मतलब अनकॉन्शियसली आपकी जो धड़कन है वो चलती रहती है, आपका दिल हमेशा धड़कता रहता है, आपकी पलकें झपकती हैं, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, मतलब आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आपकी पलकें झपकती हैं, आपका हार्ट बीट करता है। इसी टाइप से कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो ब्लॉकचेन का एल्गोरिदम है वो एक सर्टेन पीरियड के बाद एक ब्लॉक को बनाता है, उसका एक हैश एड्रेस होता है, एंड उस हैश एड्रेस के बेसिस पे अगला ब्लॉक बनता है जो उससे कनेक्टेड हो जाता है। एंड इस तरीके से एक सीरीज ऑफ ब्लॉकचेन 24/7, 24 घंटे 7 दिन 12 महीने वो ब्लॉक्स बनते रहते हैं, जितना भी टाइम की ड्यूरेशन में होती है। एंड ये टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर आने वाले समय में हर एक चीज डिप्लॉय हो सकती है। अब आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। बिटकॉइन पहली बार लाइमलाइट में लेके आया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उससे पहले, हालांकि ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पहली बार 2008 या 2009 में इन्वेंट हुई थी। मैं आपको जस्ट एक विकिपीडिया का एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, तो आप देखिएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 2009 में लाइमलाइट मिली। लेकिन अगर वहां मैं बात करूं, अगर मैं इधर बात करूं, विकिपीडिया क्या बोलता है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो इनिशिएट हुआ था दैट वाज इन 1982, 1982 में प्रपोज ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल तैयार हो गया था। एंड 92 में ये मतलब ऑलरेडी इसके ऊपर काम हुआ, लेकिन 2009 में बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन 2008 के अंदर ये कहा गया, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना योगा, आप समझिएगा, आज अगर हम भारत की बात करें, योगा का सब्स्टिट्यूशनल नेम बन गया है बाबा रामदेव। लेकिन क्या बाबा रामदेव से पहले योगा नहीं था? बट बाबा रामदेव के चलते योगा लाइमलाइट में आया वर्ल्ड लेवल पे। नाउ इसी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वहां पर थी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाज देयर, बट उसका रिस्ट्रिक्टेड यूज था, लाइमलाइट में नहीं था, आम आदमी के पास उसका एक्सेस नहीं था। इट वाज वर्किंग देयर सिंस 1982, 1982 से यूज हो रही थी, प्रपोज थी। एंड लेकिन 2008 के अंदर जब शुरुआत हुई, सातोशी नाकामोटो जिन्होंने ब्लॉकचेन पे इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बिटकॉइन को एक करेंसी के तौर पे प्रपोज किया, तो ब्लॉकचेन आम आदमी तक पहुंच पाई। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो दिस वाज द टेक्नोलॉजी विच वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन बाद में एक लाइमलाइट में आई उस ड्यूरेशन में, जब 2009 का वो दौर था, 2008 का 9 का दौर था, जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आम आदमी तक पहुंची। अब अगर मैं बात करूं तो अभी तक ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करता हूं, तो ब्लॉकचेन इज नथिंग बट एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज होती है। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब जो एक लेजर है, जो एक बही खाता है। और जब बही खाता मैं बोलता हूं तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि उनकी अलग अलग स्टेट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग रीजन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को नहीं आइडिया होगा, लेकिन ये बुक आपने देखी होगी व्यापारियों के पास, इस टाइप की किताब आपने देखी होगी व्यापारियों के पास। एंड ये किताब होती है जो दुकानदार या कोई छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, वो अकाउंटेंट, मतलब अगर कॉर्पोरेट पे जाएंगे तो कॉर्पोरेट लेवल पे जाएंगे, अकाउंटेंट यूज करते हैं। एंड हो सकता है कि बड़े कॉर्पोरेट्स में कंप्यूटर्स का यूज किया जाता होगा, एक्सेल का यूज किया जाता होगा, सॉफ्टवेयर्स को यूज किया जाता होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे उनका पर्पस एक होता है, और वो होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन, जो लेन देन हो रहा है, उस लेन देन को रजिस्टर्ड किया जाए, उस लेन देन को रिकॉर्ड कीपिंग के लिए एक बुक के अंदर रखा जाए। तो
तो ये बही खाता जो है, इस बही खाते में एक कमी थी, अभी तक की बात करें, सदियों से बिजनेस चलता आया है और सदियों से रिकॉर्ड कीपिंग हुई है, लेकिन उसमें एक कमी थी कि ये बही खाता सेंट्रलाइज था। ये बही खाता कैन ओनली बी एक्सेस बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। अगर अकाउंटेंट है तो वो सबको खाता दिखाएगा नहीं, वो केवल और केवल उसको दिखाएगा जिसके पास उसका एक्सेस होगा, यानी मे बी वो मालिक को दिखा दे, लेकिन वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास है। अब यहां पर क्या होता है, सिक्रेसी मेंटेन की जा सकती है, नॉट एवरीबडी कैन अप्रोच, नॉट एवरीबडी कैन गो थ्रू दैट खाता। लेकिन एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत क्या थी, बाय द वे बारिश हो जाए, बाय द वे कुछ ऐसी कैजुअलिटी हो जाए, आग लग जाए, बाय द वे कुछ ऐसा हो जाए कि एक आदमी इस किताब को खो दे, तो जो रिकॉर्ड्स रखे हुए थे वो रिकॉर्ड्स को ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता था। अगर एक रिकॉर्ड अगर खो गया, एक ये बही खाता अगर खो गया, तो इस डेटा को रिकवर करना बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन बन जाता था। एंड ऐसा केवल इस किताब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूं। मान लीजिए मैं अपने कंप्यूटर में सारे रिकॉर्ड्स रखता हूं और मेरी हार्ड डिस्क जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, किसी कारण से करप्ट हो जाती है, तो क्या होगा, उसको रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड हो सकता है वो रिकवर भी हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन बड़ा फियर फैक्टर रहता है कि अगर हम उसका कॉपी करके ना रखें तो दिक्कत होती है। तो अब बड़े कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, उसकी कॉपी, उसका बैकअप रखते हैं, लेकिन अगर वो बैकअप भी कुछ ऐसा हो जाए तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर एक सेंट्रल अथॉरिटीज होती है, वहां पर डेटा का मैनिपुलेट होने का, अपनी पावर को मिसयूज करने का, डाटा को खोने के चांसेस, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वही सॉल्यूशन है जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन, ऑनरशिप, अथॉरिटी एक नहीं होती है, आपका डेटा मल्टीपल नोड्स पे स्टोर होता है। एंड ये मल्टीपल नोड्स, इन केस कुछ भी गड़बड़ होती है, कोई टेक्निकल एरर आता है, किसी टाइप का कोई गड़बड़ होता है, तो ये डाटा की रिकवरी बहुत आसानी से की जा सकती है। एंड इस वजह से ब्लॉकचेन जो है एक ऐसा बही खाता है, एक ऐसा ऑनलाइन लेजर है विच कैन बी एक्सेस बाय एनीवन अराउंड द ग्लोब। पूरी दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति इसको इसको एक्सेस कर सकता है। एंड दिस इज द टेक्नोलॉजी जो मोस्ट डिमांडिंग एंड सॉट आफ्टर टेक्नोलॉजी है आज की डेट में। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, मैं आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से, अगर मैं आज बात करूं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन का भरमार है, आप चाहें तो इंफॉर्मेशन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर अब मैं यहां पर बात करूं सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, और यहां पे मैं मेज की बात करता हूं, तो आप देखेंगे इस तरीके से टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज कर रहे हैं, इवन टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है, इन दैट केस आल्सो, अगर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और उस केस में भी अगर हम देखें, एक सज्जन है जो बार बार मैसेज डाल रहे हैं, इनको ब्लॉक करिए सर, तिवारी जी इनको ब्लॉक कीजिए। ओके सर, नेक्स्ट टाइम आते हैं तो कर देता हूँ। हाँ, इनको ब्लॉक कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का कंसर्न केवल सेल्फ सेंट्रिक होते हैं और ये जो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नहीं देखते हैं, उनको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर आप देखेंगे इमेज, अगर मैं इसको और क्लियरली आपको दिखाऊं, ये देखिए, इवन आप टेक्नोलॉजी अगर आप यूज कर रहे हैं और आपका जो है ये क्लाइंट सर्वर होता है, एक मेन सिस्टम है जिसके पास बाकी लोग कनेक्टेड हैं, हो सकता है डेटा को ये भी यूज कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ ये कंप्यूटर आपका और ये मेरा है, मेरे पास उसकी अथॉरिटी है, आपको जब भी डेटा चाहिए आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बाय द वे ये हजारों कंप्यूटर जो एक कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, डेटा यहां स्टोर्ड है, एनीबडी कैन एक्सेस, सेंट्रलाइज में भी एनीबडी कैन एक्सेस। लेकिन अगर ये खराब हो गया बीच वाला सिस्टम, तो ये सारा के सारा डेटा लॉस कर जाएगा, नाउ दे कैन नॉट एक्सेस। द सेम तरीके से अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है,
एवरी इंडिविजुअल्स डिसेंट्रलाइजेशन में हर एक नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, एंड इसके कनेक्शन के साथ साथ ये मतलब अगर डेटा यहाँ पर है तो कोई भी इसको कनेक्ट कर सकता है, और हर एक नोड जो है डेटा को होल्ड करती है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये जो बही खाता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इसको मैं यूज करता हूं, लेकिन अब ये इसके यूज के साथ साथ मेरे पास कुछ ऐसी कोई मंत्र आ गया, मेरे पास कुछ ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ ऐसी खासियत आ गई, कुछ ऐसा चमत्कार हो गया कि जब भी मैं एक बही खाते पे लिख रहा हूं तो मेरे सर्कल के मेरे मेरे बॉस जो है, मेरा जो को अकाउंटेंट हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके पास भी सेम, मतलब वो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन द मोमेंट मैं कुछ लिख रहा हूं वो सबके पास चला जाए और उन सबके पास एक इसी टाइप का खाता बन जाए। अब इन दैट केस अगर मुझे कुछ हो जाता है या इस डेटा को कहीं मतलब इसका ये मिस हो जाता है, उसमें भी रिकवरी पॉसिबल है, उसमें भी रिकवरी पॉसिबल है। आपने देखा होगा बहुत पुरानी मूवीज के अंदर, पुरानी फिल्में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे तो नया साथी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं जो, लेकिन बहुत पुराने लोग भी होंगे कि पुरानी फिल्मों में एक जो गांव का जो मेन सौकार आदमी है वो उसके ये खातों को लेकर, वो जब किसी को उधार देता है तो उसमें लिख लेता है, और देन वो क्या करता है, वो उस मतलब उस अपना डिक्टेटरशिप चलाता है, एंड फाइनली जो हीरो है वो बागी बन जाता है, वो डाकू बन जाता है, एंड उसका एक मकसद होता है इस खाते को जला देना। एंड द मोमेंट उसका खाता जलता है वो बोलता है मैं बर्बाद हो गया। आपने देखी होंगी इस टाइप की मूवीज। तो ये एग्जाम्पल है सेंट्रलाइज्ड का। इस चीज का सोल्यूशन आज की डेट में डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन में अगर एक नोड्स पे भी वो डेटा सुरक्षित है, मान लीजिए आज 40 लाख लोग मिथर की कम्युनिटी का हिस्सा है, एंड 40 लाख लोग ऐसे हैं जो मान लीजिए उस नोड्स को यूज करते हैं, उस ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, तो किसी एक के पास भी अगर वो डेटा, अगर सारा का सारा डेटा को क्रैश कर दिया, किसी टाइप के सिस्टम क्रैश हो गया, तो उस डेटा को वहां से रिकवर किया जा सकता है अगर एक नोड्स के पास भी वो डेटा है। एंड जब तक इंटरनेट पॉसिबली धरती पे है तब तक ब्लॉकचेन में रखा हुआ डेटा सुरक्षित है और रिकवर किया जा सकता है। तो दिस इज सच अ बिग मजबूत टेक्नोलॉजी। एंड इस वजह से आज की डेट में जो आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है ब्लॉकचेन सॉरी वेब 2.1 को लेकर, उसमें क्या हो रहा है कि जैसे आज आप नॉर्मली अगर आप देखें, गूगल करके आप देखेंगे तो 85% पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है ना, उस पॉपुलेशन का 85% का जो डेटा है वो गूगल के पास है। आज हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं, आज हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका डोमिनेंस है पूरी दुनिया के ऊपर, एंड दे कैन मैनिपुलेट। अगर पूरा पूरा डेटा एक ही कंपनी के पास है तो वो उसको उस डेटा को अपने फेवर में यूज कर सकती है। एंड दैट इज व्हाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसको आना ही पड़ेगा सो दैट इस ऑनरशिप को स्कैटर किया जा सके। स्कैटर मतलब इस ऑनरशिप को बांटा जा सके। तो आपने 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 अगर देखना है तो आप इस ऑनरशिप को, जो व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म को यूज करेगा, उस प्लेटफॉर्म पे उसका यूटिलाइजेशन जितना है, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है, जिस एप्लीकेशन को काम कर रहा है, उस पर उसका ऑनरशिप होगा, उस पर उसका ऑनरशिप होगा। तो इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एक अहम टेक्नोलॉजी के तौर पे आने वाले टाइम में वेब 3.0 का एस्पेक्ट के तौर पे देखा जा रहा है। एंड वेब 3.0 की जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो सारी की सारी ब्लॉकचेन पे बनने वाली हैं। एंड उसका एक मेजर कोर एडवांटेज जो है वो ये है कि यहाँ पर ऑनरशिप होगी। आप कंज्यूमर के तौर पे भी होंगे, आप क्रिएटर के तौर पे भी होंगे। एंड जो क्षेत्र, जैसे मान लीजिए आज ब्लॉकचेन, आज अगर हम फेसबुक की बात करें, आज हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें, यूट्यूब की बात करें, आपने एक चैनल बनाया और उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर आपके हैं, हो सकता है किसी अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस में ब्लॉकचेन यूट्यूब उसको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके चैनल को वहां से डिलीट कर सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, आपके फेसबुक अकाउंट को हटाया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। क्यों? बिकॉज फेसबुक के पास ये राइट है, बिकॉज फेसबुक के पास ये अथॉरिटी है।
लेकिन सेम फेसबुक जब मेटा के तौर पे ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाएगा तो वहां पर आपका डेटा आपका होगा और उस पर फेसबुक की कोई अथॉरिटी नहीं होगी कि उसको अल्टर कर सके या उसमें कोई तब्दीली कर सके। तो ये बड़ी रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम की। नाउ अब बात आती है ब्लॉकचेन कितने टाइप की होती है। तो ब्लॉकचेन मेजरली 4 टाइप की होती है दोस्त। आपको, मुझे लगता है कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ब्लॉकचेन एक मैकेनिज्म है। उसका ब्लॉकचेन तो एक प्लेटफॉर्म के तौर पे आप देखें, लेकिन उसका इंटरनल मैकेनिज्म ये है कि वो हर एक पॉइंट पे हर एक ड्यूरेशन के बाद एक ब्लॉक क्रिएट करता है। मैं आपको दिखाता हूं जस्ट एन एग्जांपल। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर आपको इससे आइडिया लगेगा कि मान लीजिए ये ब्लॉकचेन है, ये हमारा एक्सप्लोरर है। M20 का एक्सप्लोरर, M20 ब्लॉकचेन, M20chain.com, ये हमारा एक्सप्लोरर। तो यहां पर आप देखिए वेदर ट्रांजेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो ना हो, लेकिन एवरेज ब्लॉक जो है 1 सेकंड में यहां पर क्रिएट होता है। एवरेज ब्लॉक टाइम इज 1 सेकंड। 1 सेकंड में ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। ये आप देखिए, ये वाला ब्लॉक क्रिएट हुआ, ये उसका हैश है। इस टाइप से ये ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं और ये हर एक सेकंड के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर आप ट्रांजेक्शन देखें, ट्रांजेक्शन तो 8 मिनट पहले हुई थी। 8 मिनट पहले ट्रांजेक्शन हुई थी, 9 मिनट पहले ट्रांजेक्शन हुई थी। कितने ट्रांजेक्शन है? 89 एम कॉइन की ट्रांजेक्शन हुई थी। इस एड्रेस से इस एड्रेस पे गए थे। जो हम बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ओपन सोर्स यहां पे आप देख सकते हैं, उससे पहले को ट्रांजेक्शन हुई थी, 9 मिनट पहले ये ट्रांजेक्शन हुई थी, उससे पहले 1 घंटे पहले ये ट्रांजेक्शन हुई, इस बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, उससे पहले फिर 1 घंटे पहले ट्रांजेक्शन हुई थी, उससे पहले 2 घंटे पहले ट्रांजेक्शन हुई थी। लेकिन ये ब्लॉक हर एक सेकंड में बन रहे हैं। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पर वो ब्लॉक बनेगा, जिस पर्टिकुलर टाइम पे वो ब्लॉक बनेगा, उस टाइम पर जो ट्रांजेक्शन होगी वो उस ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जाएगी। रेस्ट ऑफ द ब्लॉक खाली रहेंगे, रेस्ट ऑफ द ब्लॉक खाली रहेंगे। लेकिन जब कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए एक ही सेकंड के अंदर, वो सेकंड के अंदर 10 ट्रांजेक्शन हो रही है, तो पॉसिबली 10 ट्रांजेक्शन एक ही ब्लॉक के अंदर स्टोर होंगी। तो इस तरीके से ये ओपन सोर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हर एक ब्लॉक को आप इसी टाइप से, हर एक ब्लॉकचेन के चीजों को आप ऐसे देख सकते हैं। नाउ तो किस टाइप की ब्लॉकचेन्स होती हैं? पहली ब्लॉकचेन होती है पब्लिक ब्लॉकचेन, दूसरी ब्लॉकचेन होती है प्राइवेट ब्लॉकचेन, तीसरी ब्लॉकचेन होती है हाइब्रिड ब्लॉकचेन एंड चौथी ब्लॉकचेन होती है कंस्टोरियम ब्लॉकचेन। नाउ इधर आप देखेंगे जो पब्लिक ब्लॉकचेन है, जैसे कि नेम से पता चलता है, दिस इज लाइक ओपन डोमेन, एनीबडी कैन एक्सेस एनी डेटा। किसी भी डेटा को देखने के लिए यहां पर किसी टाइप की पाबंदी नहीं है। कोई भी व्यक्ति उस ब्लॉकचेन पे जाकर एंड उसको वहां पर देख सकता है। जैसे आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। कुछ एरिया ऐसा होता है जो पब्लिकली, जैसे मान लीजिए हमारी वेबसाइट है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो एक पोर्शन ऐसा है जहां पर आप mitherworld.com खोलेंगे तो आपको दिखेगा कंपनी के बारे में, अबाउट अस, ये अलाना फलाना बहुत सारी चीजें दिखेंगी। एंड नाउ अगर आपको उसके अंदर जाना है, आपको रैंक एंड रिवॉर्ड्स देखने हैं, आपको द पे आउट जनरेशन देखनी है, तो उसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक यूजर आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए। उसके लिए आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके लिए आपको मिथेरियन होना चाहिए। तो सबसे पहले पब्लिक ब्लॉकचेन वो ब्लॉकचेन होती हैं जिसपे ओपनली एनीबडी कैन एक्सेस इट, पब्लिक डोमेन का ब्लॉकचेन है। दूसरी ब्लॉकचेन होती हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन ऐसी हो सकती हैं कि आने वाले टाइम में एक कॉर्पोरेट है, उसके पास अपना, वो अपना ब्लॉकचेन बनाता है, लेकिन वो सैमसंग का ब्लॉकचेन है, मतलब सैमसंग वाला अपना ब्लॉकचेन बनाता है कि हमें दूसरे पे रिलाई नहीं करना, दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करना, लेकिन हमारे एम्प्लॉय उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी हम लोग, ये आम आदमी उसको नहीं एक्सेस कर सकता है। जिसके पास वो कोड होगा वही उसको एक्सेस कर पाएगा। तो जैसे अभी हम पीछे एक इवेंट हुआ था सिंगापुर के अंदर, उसमें गए थे, तो वहां पर बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज थी, वो खुद का ब्लॉकचेन लेके आई थी और वो वहां पर किसी टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उनका जो ब्लॉकचेन था वो अपने पर्सनलाइज प्राइवेट ब्लॉकचेन बना रहे थे। तो ब्लॉकचेन मतलब जो पब्लिकली काम करेगा, जिसको एनीबडी कैन एक्सेस, वो पब्लिक ब्लॉकचेन है। एंड जो रिस्ट्रिक्टेड ब्लॉकचेन है, जो केवल एक कॉर्पोरेट या एक संस्था, एक एनजीओ, एक गवर्नमेंट का ब्लॉकचेन हो सकता है, बैंकिंग का ब्लॉकचेन हो सकता है, वो अपना किसी एक पर्टिकुलर बैंक का ब्लॉकचेन जो है वो प्राइवेट ब्लॉकचेन है। हाइब्रिड ब्लॉकचेन,
हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्या है कि जिसका एक पोर्शन जो है वो अथॉरिटीज के पास है, एक पोर्शन जो है प्राइवेट है, और एक पोर्शन जो है वो पब्लिक है। ऐसा हो सकता है कि मैंने ब्लॉकचेन, मेरा ब्लॉकचेन है एंड मैं आपको कुछ राइट दे देता हूं, मैं कुछ तो राइट आम आदमी को दे देता हूं कि भाई आप जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह देख सकते हैं। दूसरी कुछ खास राइट मैं देता हूं कुछ लोगों को, तो वहां पर क्या होता है, वो दोनों चीजें, दोनों एट्रीब्यूट्स उसके अंदर है, दोनों क्वालिटीज उसके अंदर है। एंड क्वालिटीज क्या है कि वो पब्लिक ब्लॉकचेन भी है एंड वो समवट प्राइवेट ब्लॉकचेन भी है, एक पोर्शन पे वो प्राइवेट ब्लॉकचेन के तौर पे भी काम करता है। अगला जो ब्लॉकचेन है वो होता है कंस्टोरियम ब्लॉकचेन। एक ऐसा ब्लॉकचेन, कंस्टोरियम ब्लॉकचेन एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, एक ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप्स हैं। जैसे आपने अभी हाल में एग्जांपल सुना होगा कि भारत के 15 बैंक, भारत के 15 बैंक मिलकर एक ब्लॉकचेन बना रहे हैं। मतलब दे आर, वो सारा कोलैबोरेशन एक एक उस पे आ जाएगा। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिएगा मैंने यहाँ पे सर गूगल पे आपको दिखाने में मैं आपको दिखा पाऊँ शायद। तो ये 15 बैंक मिलकर एक ब्लॉकचेन बना रहे हैं और उसका नाम है IBDIC। यानी ये क्या है, ये है इंडियन बैंक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, IBDIC। ये कंस्टोरियन ब्लॉकचेन होगा। कंस्टोरियन ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि इसमें IDBI, ICICI और जितने बैंक हैं वो सब मिलकर इस ब्लॉकचेन को यूज करेंगे। तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति की ब्लॉकचेन, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की ब्लॉकचेन ना होकर जहां पर अलग अलग ग्रुप अपने एरिया के हिसाब से, अपने राइट के हिसाब से उसको यूज करें, तो दैट इज द ब्लॉकचेन जो कंस्टोरियम ब्लॉकचेन कहलाती है। तो इस टाइप से अलग अलग काइंड ऑफ ब्लॉकचेन हमारे पास है, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ ब्लॉकचेन हमारे पास हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इफ यस तो प्लीज रेज योर हैंड, आप अपना हाथ उठा के मुझे बता सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? देखिए ब्लॉकचेन आने वाले टाइम में केवल बैंकिंग में नहीं, हर जगह यूज होने वाली है। चलो शुक्र है 50 लोगों को समझ में आया, 52-53 लोगों को समझ में आया। तो हर एक व्यक्ति को यह समझने की जरूरत है कि आज की डेट में इवन आप आपकी जमीन का रजिस्ट्री कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजेक्शन। आप मेडिकल का आपका कोई रिकॉर्ड है, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो डाटा कीपिंग में कहीं यूज हो रहा है। आपका स्कूल एकेडमिक का आपका रिकॉर्ड है, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन। जिस दिन आपने पास हुए उस दिन CBSE के अंदर आपका नाम रजिस्टर्ड हो गया, जिस दिन आपने कोई एग्जाम पास किया उस दिन वो नाम रजिस्टर्ड हो गया आपके उस पर्टिकुलर संस्था के अंदर। जिस दिन आपने ज्वाइन किया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी डेटा कीप करती हैं कि भाई ये फला फला व्यक्ति हमारे यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इस पर्टिकुलर डेट से उसने ज्वाइन किया। ये सारी चीजें आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन पे जाने वाली है। क्यों जाने वाली है? बिकॉज एक ब्लॉकचेन, एक ब्लॉकचेन के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहली बात, वो एक ऑनलाइन लेजर है, इंटरनेट के ऊपर है, वही खाता है। दूसरा, वो डिसेंट्रलाइज है, उसका कोई एक मालिक नहीं होगा, ओपन सोर्स है, देखा जा सकता है। अब उसमें कितना देखा जा सकता है तो डिपेंड करता है वो प्राइवेट है या पब्लिक है, वो हाइब्रिड है या कंस्टोरियम है। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उसको आप देख सकते हैं। एंड चौथा जो पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हर एक सेकंड में एक ब्लॉक को बना रहा है। एंड उस ब्लॉक को हैक करना, उस ब्लॉक में कोई अल्टरेशन करना, उस ब्लॉक में कोई मैनिपुलेशन करना, उस ब्लॉक में कोई तब्दीली करना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको दिखाया कि एक सेकंड के अंदर मीथर का एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। जब एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जैसे एक ब्लॉक क्रिएट हुआ, अब उस ब्लॉक के अंदर ये वाला, मान लीजिए ये वाला ब्लॉक क्रिएट हुआ और यहां पर एक ट्रांजेक्शन हुई, किसी ने मुझे 1000 कॉइन्स ट्रांसफर मारे। अब ये 1000 कॉइन मेरे इस ब्लॉक के अंदर आ गए, लेकिन एक हैकर है जो टकटकी लगा के बैठा हुआ है कि ये 1000 कॉइन को मुझे यहां से निकालना है। उसको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर उसको इस ब्लॉक को तोड़ के, इसको हैक करके इससे उन डिजिट्स को निकालना पड़ेगा, या मतलब इसको एंटर करना पड़ेगा इसके अंदर। अगर वो एक सेकेंड में पॉसिबली कर सकता है ये, तो ये
शायद हो सके, लेकिन अगला 1 सेकेंड अगर वो लेट होता है, 1 सेकेंड कितना टाइम होता है? 1 सेकेंड बहुत ही छोटा सा टाइम है। अगला 1 सेकेंड में अगला ब्लॉक बन जाएगा। जब अगला ब्लॉक बन जाएगा और अभी वो उसका कन्विक्शन ये है कि मुझे ये निकालना है, मुझे इसमें मैनिपुलेशन करनी है, तो उसको अगले 1 सेकेंड के अंदर 2 ब्लॉक्स को तोड़ के जाना पड़ेगा, मतलब 2 ब्लॉक्स को हैक करना पड़ेगा। आम आदमी की भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं कर पाया तो अगले 1 सेकेंड में उसको 3 ब्लॉक्स तोड़ने पड़ेंगे, अगले 1 सेकेंड में उसको 4 ब्लॉक तोड़ने पड़ेंगे, अगले 1 सेकेंड में, मतलब ये कॉम्प्लिकेशन उसके लिए बढ़ता चला जाएगा। और अगर वो 1 मिनट तक ऐसा नहीं कर पाया, हैकिंग नहीं कर पाया, उसमें मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है, 1 सेकेंड तक अगर नहीं कर पाया, तो सॉरी 1 मिनट तक नहीं कर पाया, तो 1 मिनट के अंदर एज पर 1 सेकेंड में एक ब्लॉक बन रहा है, तो 60 सेकेंड के अंदर 60 ब्लॉक बन चुके होंगे। एंड वो 60 ब्लॉक्स को उसको 1 सेकेंड में हैक करना पड़ेगा, तब पॉसिबल हो पाएगा वहां तक जाना। नाउ दिस इज इम्पॉसिबल। एंड इसीलिए अगर ये हैकेबल होता तो आज बिटकॉइन को हैक करके हैकर्स पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे होते हैं। लेकिन आप देखेंगे, आपने एक न्यूज सुनी होगी और कई बार आप गूगल करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट्स हैं वहां पर जो हैकर्स हैं उनकी भी एक अलग दुनिया है। उन हैकर्स ने गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया और उनसे बिटकॉइन की डिमांड की, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक कर दिया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, जो एम्स का इंस्टीट्यूट है, उसके डेटा को हैक कर दिया। लेकिन ब्लॉकचेन बेस्ड बिटकॉइन को हैक नहीं कर पाए। एंड जो उन्होंने रैंसम का पैसा मांगा, जो उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, वसूली मांगी, जो पैसा उन्होंने डिमांड किया, वो उन्होंने बिटकॉइन में डिमांड किया। क्यों? अगर वो इतने एक्सपर्ट थे तो वो बिटकॉइन वहां से भी निकाल सकते, बिटकॉइन भी तो ऑनलाइन पड़ा हुआ है ना। तो ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ब्लॉकचेन को हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, माय डियर फ्रेंड। तो इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा डिमांड है, बिकॉज आज की डेट में सबसे ज्यादा चैलेंज ये है कि हमारा पूरा पूरा डेटा जो है वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है। एंड उस ऑनलाइन डेटा से हम बच नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते सर हम तो बही खाता रखेंगे अपने घर के अंदर, लॉकर के अंदर। वो पॉसिबल नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी को यूज करना ही करना है। एंड जब आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है जब आप अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अगर आप इंटरनेट पे लेके जाते हैं तो वहां पर उस पर अटैक के चांसेस हैं। अगर वो हैक हुआ तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। तो इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज द ओनली सॉल्यूशन जहां पर ये काम होने वाला है, जहां पर मोस्ट सिक्योर चीजें रहेंगी। नाउ अब जब ब्लॉकचेन है तो ब्लॉकचेन को जब एग्जिस्टेंस में ब्लॉकचेन आया 2008 के अराउंड, सतोशी नाकामोटो जो इन्होंने बिटकॉइन को इजाद किया, ऐसा कहा जाता है, तो ब्लॉकचेन आम आदमी तक आई। अब उन्होंने जब ब्लॉकचेन को शुरू किया तो, या सॉरी, उन्होंने जब बिटकॉइन को शुरू किया तो बिटकॉइन को उन्होंने करेंसी के तौर पे लिया। उन्होंने बोला एक सब्स्टिट्यूशनल यानी एक वैकल्पिक करेंसी है, वर्चुअल वैकल्पिक करेंसी, एक आभासीय वैकल्पिक करेंसी, वर्चुअल सब्स्टिट्यूशनल करेंसी। नाउ बिटकॉइन को बिटकॉइन को मतलब क्रिप्टो करेंसी का नाम दे दिया गया। तो जो ब्लॉक बनाया गया उसमें उन्होंने बोला कि हम बैंकिंग के अपोजिशन में, बैंकिंग के खिलाफ एक नई करेंसी को लेके आ रहे हैं। यानी करेंसी पे किसी का राज नहीं होगा, इस करेंसी को आम आदमी यूज कर पाएगा। एंड ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे मान लीजिए बैंक भी है, उसमें उसमें जो डोमिनेंस होता है वो गवर्नमेंट्स का होता है। गवर्नमेंट्स के ऊपर जो शक्तिशाली लोग होते हैं वही उसको उस पर राज करते हैं। तो वहां पर एक रिवेंज वाली फीलिंग थी कि जब बिटकॉइन को लाया गया तो ट्रांजेक्शन बहुत इजी था, ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट था, लेकिन बीच में कोई मीडिएटर नहीं था। बोलते P2P है, यानी मेरे को पैसा देना है तो मेरे को बिना बैंक के वो पैसा आप तक पहुंच सकता है, मतलब इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ब्लॉकचेन पे ट्रैवल करते हुए। नाउ आप लोग सभी लोग बैंकिंग यूज करते हैं, और बैंकिंग में जब आप किसी को चेक देते हैं या जब किसी को यूपीआई के माध्यम से पे करते हैं तो आपने किसी का QR कोड मांगा एंड अपना आपने उस पर स्कैन किया एंड आपने उसको जो भी सर्टेन अमाउंट भेजना है वो आपने भेज दिया। लेकिन आप देखिएगा इसके बैक एंड पे क्या प्रोसीजर होता है। बैक एंड पे एक बैंक बैठा हुआ है आपका, एक बैंक आपका है, एक मेरा बैंक है। मान लीजिए आपने
मुझे पैसा ट्रांसफर किया, मुझे चेक दिया, और वो चेक मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट किया। आप पीएनबी में आपका अकाउंट है, मेरा अकाउंट एसबीआई में है सपोज, आपने मुझे पीएनबी का चेक दिया, मैंने एसबीआई में उसको डाला, एंड एसबीआई में जब मैंने उसको डाला तो वो अमाउंट 3 दिन बाद 4 दिन बाद मेरे अकाउंट में आ गया। लेकिन आज की डेट में वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाता है यूपीआई के यूज करके। यहां पर एक सेंट्रल अथॉरिटी है, एक बीच में एक बैंक है, एंड वो बैंक होता है जो आपके और उस व्यक्ति की और आपकी वेरिफिकेशन करता है, एंड ये बताता है कि इन दोनों के अकाउंट्स में एलिजिबिलिटी है। अगर आप मुझे 10,000 रुपए का चेक आपने दिया है या 10,000 आपने ट्रांसफर किया, तो बैंक ये वेरीफाई करेगा कि क्या 10,000 रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं कि नहीं है, आपका ब्लैंक अकाउंट तो नहीं है। एंड जब वो ट्रांसफर करेगा तो जब मेरे अकाउंट्स में ये वेरीफाई करेगा कि नाम और अकाउंट नंबर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, एंड इसके लिए बैंक एक फी चार्ज करता है मीडिएटर होने के नाते। अब बैंकिंग में तो ये हो गया, लेकिन बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो के अंदर देयर इज नोबडी जो आपको मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व कीजिए, एंटर वेटिंग रूम, सर यू हैव टू स्टे आउट, जो भी आप हैं प्लीज स्टे आउट। रीजन बीइंग कि अभी मीटिंग चल रही है एंड वी आर देयर अराउंड 500 लोग हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वी हैव गॉट सवाल के आंसर, सवाल और जवाब लास्ट में हम लोग लेते हैं, तो यू हैव टू वेट टिल दैट। ओके, थैंक यू। सो तो यहां पर जो है माइनर्स आते हैं, माइनर्स की भूमिका आती है। माइनर्स क्या होते हैं? माइनर्स आर द पीपल जो लोग क्या करते हैं, जो आपकी ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं एंड देन आपको बताते हैं कि आप एलिजिबल हैं, आपके दोनों के एड्रेसेस प्रॉपर हैं, एंड जो व्यक्ति भेज रहा है उस व्यक्ति के पास उतना सर्टेन अमाउंट है, एंड जो जिस व्यक्ति के पास जा रहा है वो वैलिड अकाउंट है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं माइनर। बिटकॉइन के टाइम पे वो माइनर्स आए, एंड वो माइनर्स का काम था जो बैंकिंग का रोल है, जो अकाउंटेंट्स बैंकिंग के अकाउंटेंट रोल निभाते हैं, वो सेम काम शुरू किया माइनर्स ने, जो क्रॉस वेरिफिकेशन करते थे ताकि ट्रांजेक्शन प्रॉपर हो, एंड उसके लिए उनको एक रिवार्ड दिया जाता था, और वो रिवार्ड देता था माइनिंग का सिस्टम। वो रिवार्ड देता, कुछ नए कॉइन जनरेट होते, उनको दे दिए जाते थे। तो एनीवन हु चेक, वेरीफाई, अप्रूव ट्रांजेक्शन ऑन द ब्लॉकचेन इज कॉल्ड एज माइनर। माइनर किसको बोलते हैं? जो ब्लॉकचेन पे होने वाली ट्रांजेक्शन्स को, बिकॉज बैंक वहां पर है नहीं, P2P आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कोई एक चीज है, एक सिस्टम है जो उसको वेरीफाई कर रहा है, एंड वही जो लोग हैं जो बीच में वेरिफिकेशन करते हैं, हालांकि वो मशीन्स होती हैं, तो उनको हम माइनर बोलते हैं। माइनर का मतलब होता है जो माइनिंग कर रहा है। माइनिंग मतलब खदान, खुदाई करता है, जैसे कोयले की माइनिंग होती है, जैसे गोल्ड की माइनिंग होती है, जैसे और भी बहुत सारी चीजों की माइनिंग होती है, खनिज की माइनिंग होती है। तो इसी टाइप से ये टर्म वहां से यूज हुआ माइनर का, जहां पर ये बीच के लोग जो हैं वो करते थे। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये माइनर्स मशीन्स होती हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा आप विजुलाइज कर पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे। तो ये बिटकॉइन BTC माइनर, अगर आप देखेंगे क्रिप्टो माइनर से BTC माइनर्स आप देखेंगे, और इनकी इमेजेस पे आप जाके देखेंगे, तो बड़े बड़े ये माइनिंग मशीन्स होती हैं, ये माइनिंग मशीन्स होती हैं, ऐसा नहीं है। अब उसमें क्या होता था, ये शुरू में जिन्होंने मशीन लगाई, वो मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से शुरू में क्या होता था, एक एक यू नो एक क्वेश्चन रेज किया जाता था, एक क्वेरी दी जाती थी, और उस क्वेरी को सॉल्व करना होता था, डिफिकल्टी को सॉल्व करना होता था, एंड जो व्यक्ति जो मशीन उस डिफिकल्टी को सॉल्व करती थी, उसको रिवार्ड के तौर पे बिटकॉइन दिए जाते थे। तो अभी शुरुआत में वो डिफिकल्टी का लेवल बहुत सिंपल होता था। मान लीजिए 2 और 2 कितने होते हैं? 4। तो किसी ने हैंड रेज किया, किसी मशीन ने, जिसने इनिशिएट किया, उसने आंसर किया, और उसको फ्रैक्शन ऑफ वो रिवार्ड्स उसको मिल जाता था। लेकिन धीरे धीरे अभी अगर आप देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे माइनर्स की संख्या बढ़ती चली गई, लोगों को पता चला ये माइनिंग मशीन्स होती हैं। देखिए इस लेवल के बड़े बड़े सेटअप्स लोगों ने लगाने शुरू कर दिए, और जब इस इतने बड़े बड़े सेटअप लगे, तो एक क्वेश्चन है और 50 हाथ खड़े हो गए, एंड अब उसका आंसर कौन देगा, ये सिस्टम को समझाना या उसको समझना उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसलिए डिफिकल्टीज का लेवल बढ़ा दिया गया। जैसे जैसे डिफिकल्टी का लेवल बढ़ा, ये माइनिंग मशीन्स की कैपेसिटी इन लोगों को बढ़ानी पड़ी। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है
माइनर्स के तौर पे सबसे बड़ी दिक्कत थी बिटकॉइन के अंदर कि ये जो माइनर्स थे इनको बड़ा खर्चा करना पड़ता था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए। और ये एक अलग से प्रॉब्लम वो होता था कि जैसे मान लीजिए जो चीजें मैंने अभी आपको बताई कि माइनिंग्स में क्या होगा कि अलग अलग लोग हैं और जो उसको आंसर कर पा रहा है, जो डिफिकल्टीज को सोल्व कर पा रहा है, उसी को रिवॉर्ड मिलता था। नाउ माइनिंग के भी अलग अलग तरीके हैं। तो जो मैंने आपको बताया प्रूफ ऑफ वर्क, ये दिस वाज द इनिशियल माइनिंग का सेटअप। इनिशियल माइनिंग का सेटअप का मतलब कि बड़े बड़े सेटअप लगे। अच्छा, ये जो सेटअप थे, जो डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए, जो क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए जिसको रिवार्ड मिलना था, जैसे जैसे लोगों को पता चला कि 10 सेंट का चीज जो है 50 का हो गया, $50 का हो गया, तो सेटअप्स की संख्या बढ़ने लगी। आप यकीन मानिएगा, कई कई एकड़ पे लगे हुए हैं बिटकॉइन के माइनर्स के सेटअप्स। यानी कई कई एकड़ पे कई कई मंजिला बिल्डिंग है जहां पर माइनिंग होती है, इस टाइप की मशीनें लगी होती हैं। एंड वो तरीका होता था माइनिंग का, वो तरीका कहलाता था प्रूफ ऑफ वर्क। आपने वर्क किया, आपने डिफिकल्टीज को सॉल्व किया, आपने उस क्वेरी को सॉल्व किया जो सिस्टम जनरेट कर रहा है, एंड उसके एवज में आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ बिटकॉइन मिलता था। बट ये एक चैलेंज बन गया जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया। चैलेंज कैसे बना? क्योंकि दिस वाज नॉट इको फ्रेंडली सिस्टम। कार्बन प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा यूज, मशीनों को ठंडा करने के लिए एसी का चलना, और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर पूरी दुनिया से ऑब्जेक्शन आने लगा। तो ये जो तरीका था प्रूफ ऑफ वर्क वाला, अगर मैं आपको दिखाऊं तो शायद यहाँ पर हमें कुछ और सब्स्टिट्यूशन और कुछ चीजें मिले। देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लेवल के ये जो इमेजेस आपको दिख रही हैं, ये सारा मतलब इस टाइप के सेटअप्स होते थे। और ये सेटअप्स देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे, ये क्या है? ये बिटकॉइन के माइनिंग के सेटअप्स। और ये सेटअप जो है कार्बन प्रोडक्शन करेंगे। ये सेटअप को बहुत बड़े बड़े मेगा वाट की बिजली का कनेक्शन चाहिए। इनके लिए बहुत सारे एसी चलेंगे, मशीनें चलेंगी, वो गर्म हवा, ये सब देखिएगा, ये सब माइनिंग सेटअप है। ये सब माइनर्स हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए लगा के इस टाइप के सेटअप किए थे। तो ये आम आदमी के लिए इम्पॉसिबल सा दिखने वाला था। एंड ये बहुत ज्यादा खर्चीला एंड बहुत ही कम इको फ्रेंडली था। यानी इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा खतरा बिटकॉइन माइनिंग से होने लगा। तो अब जैसे ही बोलते हैं ना कि डिस्कवरी जो है, दैट इज द मदर ऑफ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ डिस्कवरी, ऐसा बोलते हैं ना कि जब किसी चीज का इजाद होता है तो जरूरत जो होती है उसको इजाद करा देती है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक आया, इथेरियम फर्स्ट ऐसा क्रिप्टो आया जिसने बोला कि हम लोग माइनिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम जो वेरिफिकेशंस के लिए जो माइनर्स हमारे होंगे वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करेंगे। प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब होता है कि हम उन लोगों को ये डिफिकल्टी सॉल्व करने का मौका देंगे, उनको रिवार्ड देंगे जो लोग पहले से हमारी एसेट्स को स्टेक करके रखेंगे। यानी कुछ एक सर्टेन अमाउंट आप रखेंगे, एंड वो अमाउंट आप जितना बड़ा जिसका अमाउंट होगा उसके बेसिस पे उसको हम वो क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए देंगे, और वो क्वेरी जब रिजॉल्व होगी तो फिर आपको उसका रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में ये दिस वाज कॉल्ड इको फ्रेंडली सिस्टम। इको फ्रेंडली मतलब कोई कोई सेटअप नहीं लगा, कोई
बिजली का कंजम्पशन, कार्बन का प्रोडक्शन, ये सब चीजें नहीं हुई एंड बहुत स्मूथली काम करना शुरू हो गया। ऑथेंटिसिटी इसलिए भी अच्छी हो गई क्योंकि एक आदमी जिसने लाखों रुपए का स्टेक लगा रखा है, वो 10 पैसे के रिवार्ड के लिए उसमें गड़बड़ नहीं करेगा। ही विल बी मोर कंसर्न, मोर, हालांकि ये सारी चीजें भी मशीन से ही पॉसिबल हो पाती हैं। तो अलग अलग स्टेकर्स, अलग अलग जो उसमें ऐसे लोग आए जिन्होंने, जिसने स्टेक किया वो माइनर बन गया। अब जिसका जितना बड़ा स्टेक, उसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। पहले इसके पास गई, अगर उसके पास 10 गई हुई है लगातार, सबसे पहले क्वेरी उसके पास जाएंगे और उसकी क्षमता है उसको रिजॉल्व करने की, तो वो, मान लीजिए उसके बाद 2 गई, अभी वो पहले में उलझा हुआ है, तो ये फिर अगले वाले को, सेकंड वाले को पास हो जाएगी। सेकंड वाला जो मतलब उससे कम स्टेक होल्डिंग में, उसके बाद थर्ड वाले, उससे फोर्थ वाले, उससे फिफ्थ वाले को। एंड चूंकि हजारों लाखों ट्रांजेक्शन हर सेकंड में हो रही हैं, तो इस टाइप से जो छोटा, यू नो, जो छोटा स्टेक होल्डर है उसके पास भी पैसे कमाने का मौका होता है। बड़ा स्टेक होल्डर बड़ा पैसा बनाएगा, बड़ा माइनिंग को जनरेट करेगा, बड़े कॉइन्स को जनरेट करेगा, बड़े रिवॉर्ड्स को जनरेट करेगा, लेकिन छोटे वाले के पास भी आएगा। तो यहां पर प्रूफ ऑफ स्टेकिंग जो है सेकंड टेक्नोलॉजी बनी। थर्ड बना प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, कि हमने स्टेक्स की बजाय चंद ऐसे लोगों को हायर किया जो डेफिनेटली, जो जो जिनको अथॉरिटी दी गई कि वो लोग इसको वेरीफाई करेंगे। आज अगर हम बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस जो है प्रूफ ऑफ स्टेक पे बना हुआ है। आज हम इथेरियम की बात करें, सॉरी, बाइनेंस जो है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पे बना हुआ है। अगर हम इथेरियम की बात करें तो प्रूफ ऑफ पीओएस पे बना हुआ है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे बना हुआ है। बिटकॉइन की बात करें, प्रूफ ऑफ वर्क पे बना हुआ है। अभी भी जो माइनिंग होंगी 2140 तक, वो सारी की सारी माइनिंग प्रूफ ऑफ वर्क के बेसिस पे होने वाली है, बिकॉज नो अल्टरेशन कैन बी डन। उस पर किसी टाइप का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अभी बाइनेंस जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे है, जहां पर 21 ऐसे लोग हैं, ऐसे ऑथराइज लोग हैं जो माइनर के तौर पे बैठे हुए हैं, एंड उनको अथॉरिटी है कि वो वेरीफाई करते हैं। जब वो वेरीफाई करते हैं तो मतलब उनको वो रिवार्ड जाता है। तो सेम अगर मैं बात करूं एम कॉइन भी प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पे बना हुआ है, जहां पर हमारे पास भी करीब करीब 21 ऐसे ऑथराइज्ड नोड्स हैं जो उसको वेरीफाई करते हैं। तो इस टाइप से ये माइनिंग का प्रोसेस होता है। एंड आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी कि आपको ये बात समझ में आई है। तो ये चीजें जो बताई गई हैं वो सारी चीजें इसी में हैं। नाउ माइनर्स, जैसे हमने बताया प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर क्या होता है कि जिसका जितना बड़ा स्टेक होगा उतने बड़े चांसेस उसके पास होते हैं उस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के, उस ट्रांजेक्शन्स को यू नो वेरीफाई करने के। एंड जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन को स्टेक होल्डर वेरीफाई करेगा उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं उसके पास रिवॉर्ड आने के। और बहुत ही सिंपल तरीका है कि एक आदमी ने जितना बड़ा स्टेक लिया उतना बड़ा माइनर वो। इथेरियम में ये काम करता है। एंड अगर हम बात करें प्रूफ अथॉरिटी, माइनर with the pre-approved authority can approve the transaction. Ether and Binance is having 21 miners, जैसे मैंने आपको बताया। ये POA होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी होता है। एंड प्रूफ ऑफ अथॉरिटीज के अंदर प्री अप्रूव्ड माइनर्स होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है किसी भी ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने की। एंड दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन टर्म ऑफ ब्लॉकचेन टुडे, आज की डेट में। नाउ अब अगर हम बात करें बाइनेंस की ब्लॉकचेन, इथेरियम की ब्लॉकचेन, एम कॉइन की ब्लॉकचेन और बिटकॉइन की ब्लॉकचेन। बिटकॉइन को हम बोलते हैं कि मदर करेंसी है, मदर क्रिप्टो करेंसी है। अगर हम बात करें तो दुनिया को रूबरू कराना, क्रिप्टो के साथ दुनिया को रूबरू कराने में जो है वो बिटकॉइन का बड़ा हाथ रहा है। तो अब अगर मैं बात करूं कि बिटकॉइन का भी ब्लॉकचेन है, इथेरियम का भी ब्लॉकचेन है, बाइनेंस का भी ब्लॉकचेन है, बीएनबी का ब्लॉकचेन है, नाउ एम कॉइन का भी ब्लॉकचेन है, सोलोना का, और बाकी बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉकचेन है। एम कॉइन का ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंस है, या इथेरियम के ब्लॉकचेन या बाकी ब्लॉकचेन उसमें बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंस है। तो मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि जब बिटकॉइन को इजाद किया गया था, बिटकॉइन एक सब्स्टिट्यूशनल करेंसी, एक वैकल्पिक मुद्रा के तौर पे उसको लाया गया था।
एंड इसलिए वो केवल और केवल स्पेसिफिक मुद्रा की, उस करेंसी की ट्रांजेक्शन्स के लिए ही उसको बनाया गया था। एंड बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज है, इसका एल्गोरिदम ये है कि जो एक लंबे अगले 100 साल तक भी वो माइनिंग करता रहेंगे, मतलब उसमें जनरेट होता रहेगा, तो उस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं किए जा सकते बिटकॉइन के उस पे। बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन वो ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं किए जा सकते, उसके ऊपर कोई भी अदर एप्लीकेशन बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे बिटकॉइन का नाम बना, बिटकॉइन की अथॉरिटी बनी मार्केट के अंदर, एंड लोगों को लगा कि बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही काबिले तारीफ टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में पूरी दुनिया का स्वरूप चेंज कर सकती है। तो जो सेकेंड ब्लॉकचेन बना इथेरियम का, सेकेंड कॉइन जो मार्केट के अंदर आए इथेरियम के तौर पे, उनका जो ब्लॉकचेन है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं, बिकॉज तब तक ये इल्म हो गया था लोगों को कि इस टेक्नोलॉजी को हर क्षेत्र में यूज किया जा सकता है। आज बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता, जबकि बाकी जितनी ब्लॉकचेन्स हैं वहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि एक एप्लीकेशन वहां पे डिप्लॉय हो सकती है, और उस डिप्लॉयड एप्लीकेशन का जो एग्रीमेंट होगा, डिप्लॉयड एप्लीकेशन का जो एग्रीमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। बिटकॉइन एक ऐसी कोठी बनाई गई, एक ऐसी कोठी बनी कि वो एक माला ही बनेगी, उससे ऊपर बना ही नहीं, उससे ऊपर मतलब कुछ इस टाइप से कोठी बनाई कि उसको दोबारा ऊपर कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते। एंड वो एक फैमिली के हिसाब से बना दिया गया। जैसे हम लोग देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे घर बनाते हैं जिसमें वो इस हिसाब से बनाते हैं किराएदार को भी रखा जा सकता है, एंड बहुत सारे लोग ऐसा घर बनाते हैं केवल अपने पर्सनल यूज के लिए कोठी बनाते हैं, उसमें कोई किराएदार की गुंजाइश नहीं होती है। तो बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है, दैट इज द ब्लॉकचेन जो बिटकॉइन के अलावा किसी दूसरे को एंटरटेन नहीं करेगा। जबकि इथेरियम ने एक टावर खड़ा कर दिया, खुद उसमें रह रहा है, एंड उसको बोलते जितने मर्जी किराएदार एंड उस पर आ सकते हैं। तो वो किराएदार जो है, दे आर द टोकन्स, दे आर द अदर एप्लीकेशन जो इथेरियम के उस पर हो रही हैं, जो बाइनेंस के ऊपर हो रही हैं, जो एमकॉइन के ऊपर आएंगे या आ रहे हैं या आ चुके हैं। तो एक मेजर डिफरेंस यही है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन नहीं देता है ब्लॉकचेन, जबकि बाकी सारी जो है वो देती है। नाउ अब अगर हम बात करें टीपीएस की, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, क्यों इंपॉर्टेंट है? आने वाले टाइम में लोगों का पेशेंस का लेवल बहुत कम होता जा रहा है, और लोग जो है ये चाहते हैं कि उनको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिले, बिकॉज आज की जो जनरेशन है ना, वो पिज्जा बर्गर की जनरेशन है, वो मैगी की जनरेशन है, उनको पकने के लिए टाइम नहीं है, वो बोलते हैं 2 मिनट में रेडी होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं यहाँ पे गूगल से पूछूं, तो हम आप ही सामने कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि BTC TPS, देखिए बिटकॉइन प्रोसेस रफली 12 से 15 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड का एवरेज है, किसका? बिटकॉइन का। यानी एक सेकेंड के अंदर 12 से 15 ट्रांजेक्शन कर सकता है। अच्छा, ये इथेरियम का है, सॉरी, बिटकॉइन में करता हूं, बिटकॉइन टीपीएस। मोस्ट प्रॉब्ली यहां पर है वाइल बिटकॉइन प्रोसेस। अच्छा देखिए, जब बिटकॉइन बना तो उस टाइम पे 6 से 8 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड में कर सकता था बिटकॉइन, रफली 6 to 8 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं बात करूं इथेरियम की, तो 12 से 15 ट्रांजेक्शन पर उस पे आ गया। उसके बाद अगर हम बीएनबी की बात करें, बीएनबी की बात करें, तो ये ट्रांजेक्शन जो है, इनका ट्रांजेक्शन, बीएनबी का ट्रांजेक्शन जो है,
यहाँ पर अगर मैं गूगल से पूछ रहा हूँ तो ये ट्रांजेक्शन आई थिंक सो यहाँ पे दिखा नहीं रहा, लेकिन ये 40 से 45 ट्रांजेक्शन का है। और ये 1000, ये आप देखेंगे ना कॉइन डेस्क पे, तो बीएनबी चैन ओपी बीएनबी डेवलपर टारगेट इज 1000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड का ये लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। तो आज की डेट में अगर 40-45 ट्रांजेक्शन का है। इसी टाइप से ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ट्रॉन का ट्रांजेक्शन जो है वो करीब करीब 2000 के राउंड है। एंड अगर हम अपने एम कॉइन की ट्रांजेक्शन की बात करें तो वो 5 लाख प्लस का ट्रांजेक्शन का रेट है, विच इज द हाईएस्ट इन द मार्केट टुडे। और ये क्यों मायने रखता है, क्यों मायने रखता है आपका ट्रांजेक्शन का रेट? एंड क्योंकि आज की डेट में हर एक आदमी चाहता है कि ट्रांजेक्शंस में कोई इंटरप्शन ना हो, ठीक है। तो टीपीएस का मतलब है एक सेकंड के अंदर कितनी ट्रांजेक्शंस हो सकती हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक हाईवे है। तो आप गली में आपका जब आप शहर में होते हैं तो लिखा रहता है 30 की स्पीड, कहीं 20 की स्पीड लिखा हुआ है, एंड हाईवे पे 100 की स्पीड का लगा हुआ है। तो आप प्रेफर करते हैं हाईवे पे चलना अगर आपकी अच्छी गाड़ी है। तो सेम तरीके से हायर टीपीएस मींस फास्टर सर्विस। तो कोई भी उस ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होना पसंद करेगा जो बहुत ही फास्टेस्ट है एंड जिस पे तेजी से काम हो सकता है। तो अगर मैं आज बात करूं तो मीथर का एम कॉइन का जो नेटवर्क है वो द फास्टेस्ट नेटवर्क है एवर। एंड अभी हमारे जो ट्रायल्स चल रहे हैं, अगर मैं बात करूं बैंकिंग के अंदर, कई बार आपने देखा होगा कि आप डेबिट क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं और आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है, फिर दोबारा ट्राई करते हैं, तो फिर वो पास हो जाती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो फिर जो है प्रोसेस हो जाती है। पिछली बार क्यों नहीं हुई थी? पिछली बार इसलिए नहीं हुई थी कि जैसे मान लीजिए वीजा की बात करें, वीजा एक सेकंड के अंदर 24,000 ट्रांजेक्शन प्रोसेस करता है। और अगर आप उस सेकंड के अंदर जब आप कर रहे हैं तो दुनिया भर के बाकी लोग भी वीजा कार्ड यूज कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे जब आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है और आपका 24,000 एक नंबर का ट्रांजेक्शन है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए फेल दिखाएगा, लेकिन दोबारा रिट्राई करेंगे तो प्रोसेस हो जाएगा। इसी टाइप से बिटशेयर जो है 3300 का देता है, एक्सआरपी, गोचैन, पेपाल 193 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। तो इस टाइप से ये ट्रांजेक्शंस का अलग अलग वो है कि आज ट्रांजेक्शन पर सेकेंड मोस्ट डिमांडिंग फैक्टर हो सकता है। अब ये देखिएगा कि आज वीजा अगर 24,000 दे रहा है और हम लोग दे रहे हैं 5,42,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारा कद, हमारी स्पीड, हमारी डिमांड। आज वीजा एक बहुत डोमेस्टिक नेम है। अपना कार्ड आप निकाल के देखिएगा, आपके जेब में जो डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर जो भी आप बैंकिंग में के अंदर जो भी कार्ड्स को आप यूज करते हैं, वो सारे कार्ड्स या तो वीजा के हैं या मास्टर के हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि 24,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड करने वाला वीजा एंड 5,57,000 ट्रांजेक्शन 5,42,000 ट्रांजेक्शन करने वाला एम कॉइन मीथर का। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितना बड़ा पोटेंशियल हमारी ब्लॉकचेन के पास है। आने वाले टाइम में इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट एवर प्रोजेक्ट इन टर्म ऑफ ब्लॉकचेन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहां तक जो मैंने आपको समझाया, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फिर मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि आपके पास ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो फाउंडेशन है। ब्लॉकचेन बहुत ही मैंडेटरी है उन सारी एप्लीकेशंस के लिए जो वेब 3.0 के ऊपर आएंगी। आज मीथर के पास खुद का ब्लॉकचेन है। अलग अलग टाइप के प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड एंड कस्टोरियम ब्लॉकचेन्स, अलग अलग कैटेगरी के ब्लॉकचेन्स होते हैं। इसमें माइनर्स होते हैं जो ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करके रिवॉर्ड हासिल करने के लिए बैठे होते हैं। एंड हर एक ट्रांजेक्शन्स को ऑनलाइन स्टोर करता है। डिसेंट्रलाइज इसका नेचर है, ओपन सोर्स है, देखा जा सकता है, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, मोस्ट सिक्योर है, इसमें अल्टरेशंस नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन आपके पेशेंस के लिए। एंड होपफुली आपने मेरी बात को सुना होगा और कुछ ना कुछ वैल्यू आपने ऐड की होगी अपनी लाइफ के अंदर, अपने इस कैरियर के अंदर, जो आप आने वाले टाइम में एज अ करियर मीथर के अंदर देने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप कर रहा हूँ एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। जो हमारा सेकेंड वाला जो सेगमेंट है जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा।